नमस्कार मित्रों, मैं ममता की कलम से ममता खरे आप सभी का इस काव्य मंच पर स्वागत करती हूँ पुनः। और आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज जो है हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हम सब के अजीज, हम सब के खास और इसका ममता की कलम पेज के संयोजक और बहुत सारे मंचों के पदाधिकारी, और उनका खुद का भी मंच है हंगामा 2022 के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी से मैं आपको मिलाऊंगी। और इसके साथ ही उनकी शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और मैं आपको चंद माता की सरस्वती के आह्वान के साथ माता को यहाँ पर, क्योंकि ये साहित्यिक चर्चा है, तो माता की वंदना के साथ उनको मंच पर बुलाती हूँ। और इसी बीच ऋषि श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। रेखा श्रीवास्तव जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिया सिन्हा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माता की वंदना आपके समक्ष रखती हूँ। ज्ञान के चक्षु खोल शारदे, ज्ञान के चक्षु खोल शारदे, मैं अज्ञानी आई द्वारे, मैं अज्ञानी आई द्वारे, जागृत मनवा करो शारदे, ज्ञान के चक्षु खोल शारदे, ज्ञान के चक्षु खोल शारदे, विचलित मेरा मन ये होता, विचलित मेरा मन ये होता, मन वीणा रस घोल शारदे, ज्ञान के चक्षु खोल शारदे, झंकृत उर की लहरी कर दे, झंकृत उर की लहरी कर दे, शब्द में अमृत घोल शारदे, ज्ञान के चक्षु खोल शारदे। तो मुझे आभास हो रहा है कि माँ सरस्वती यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। और इसी बीच बहुत ही प्यारे भाई हमारे साबिर परवेज जी यहाँ पर आ गए हैं। उनकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि जिन शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और पटल के उस पार विराजित जितने भी मंचासीन मनीषी हैं सबको नमन करती हूँ। और मैं आवाज देती हूँ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी भाई जी को, बहुत ही अदब के साथ में कि आप पटल पर उपस्थित हों। नमस्कार भैया, बहुत बहुत साधुवाद, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ तशरीफ आपकी एक दुआ बन गई, तशरीफ आपकी एक दुआ बन गई, महफिले शाम की हवा बन गई, महफिले शाम की हवा बन गई, कैसे करूं खैर मकदम, कैसे करूं शुक्राना, कैसे करूं खैर मकदम, कैसे करूं शुक्राना, जरा नवाजी आपकी आपका शुक्राना, जरा नवाजी आपकी आपका शुक्राना। बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। और चिकित्सा जगत और साहित्य जगत दोनों में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है आप। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। आप पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवा व साहित्य सेवा दोनों का अनूठा ही अनुबंध आपका है। यूं तो आप इस पेज के संयोजक भी हैं, जैसा कि सभी को मालूम है, और फेसबुक पर आपके कई पटल हैं,
जहाँ निरंतर साहित्य सेवा, साहित्य के उत्थान के लिए आप अग्रणी रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसके साथ ही बेहद सरल और निश्चल हृदय के मालिक हैं, हंसमुख सी शख्सियत हैं, एक विराट व्यक्तित्व हैं। आपकी जितनी भी तारीफ करूं कम है भैया, आपकी जितनी भी तारीफ करूं निश्चित में कम है। फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया में डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी एक जाना माना नाम है। देश ही नहीं विदेशों में भी आपकी पहचान है, आपके लाखों चाहने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं और मैं आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं शुक्रिया जी ममता, मेरी बहुत प्यारी सी बहन। काफी समय पहले से ममता ने मुझे जो है ये प्यार भरा आग्रह कर रखा था कि एक बार उन्हें मेरा साक्षात्कार चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, इस मंच को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और जी दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ममता ने आह्वान किया है तो दो जो है पंक्तियां जरूर आपके सामने जो है उसी से चाहूंगा कि मेरा आगमन हो। ये जो मंच है और ये जो हमारा कला का क्षेत्र है, इसके बारे में हमारे बहुत ही जो है जिनसे मैं प्रभावित रहा हूँ, राज कपूर साहब, और उन्हीं की एक मूवी है, उसकी गीत की चंद पंक्तियां आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम लोग जो है आगे की वार्ता करते हैं। वास्तव में मेरी जिंदगी में जो मोड़ आया है, काफी समय पटल से दूर रहने के बाद फिर से एक वापसी हो रही है। हंगामा 2022 के साथ में 1 जनवरी से हमारा पटल वापस आ रहा है। तो दोस्तों, बस एक छोटी सी गुजारिश कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए, पटल के उस पार आपके सभी चाहने वाले उपस्थित हो चुके हैं और अमित मिश्रा जी कह रहे हैं हनुमान जी के साथ नारद मुनि भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। बहुत 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 स्वागत है अमित मिश्रा जी आपका। साबिर परवेज भाई तो इतने गदगद हैं कि उनकी खुशी लगातार कमेंट्स के द्वारा मुझे साबिर भाई को बहुत बहुत प्यार। नमन करती हूँ। मीना श्रीवास्तव जी, रेखा श्रीवास्तव जी, अमित मिश्रा जी, रघुवीर चारण जी और जिनके भी नाम मैं नहीं देख पाई हूँ उनके भी साधुवाद वंदन करती हूँ, उनके उपस्थिति को नमन करती हूँ और बहुत ही सुंदर आगाज किया। आप सबको हमारा सलाम, आप सबको नमन, अभिवादन, वंदन।
आप सबका बहुत और बहुत यहाँ शुक्रिया। पर अभी तक 15 लोग उपस्थित हो गए हैं, उन सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ माफी चाहती हूँ, वो ऊपर चला गया है ड्यू टू नेटवर्क, नहीं देख पाई मैं। और मैं आपको बता दूं, इतना सुंदर गाना, और ये एक संदेश है। निश्चित भाई ने मेरे बोला है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जब तक यहाँ है तो यहाँ है, लेकिन कल हम हो ना हो, हमारी यादें जिंदा रहें, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। और निश्चित ही उनका व्यक्तित्व, एक विराट व्यक्तित्व ही ऐसी बातें सोच सकता है कि हम हो ना हो, हमारी यादें तो रहेंगी, और यहाँ से जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। तो मैं कहती हूँ, खामोश लिखी होती हैं कुछ इबारतें, खामोश लिखी होती हैं कुछ इबारतें, जिन्हें समझने का हुनर है जरूरी, जिन्हें समझने का हुनर है जरूरी। क्योंकि खामोशी से वो अपना दिखावा नहीं करते, निश्चित ही वो खामोश रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी समझते नहीं है, और इस खामोशी को समझने का हुनर होना चाहिए। निश्चित आपने सही कहा। तो मैं अब शुरुआत करती हूँ वार्ता की, और सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत ही प्रमुख प्रश्न है कि सभी और आपके अनेक प्रशंसक हैं, बहुत सारे प्रशंसक हैं, आपके बहुत सारे ही चाहने वाले हैं, फिर भी काफी समय से आप सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे, ऐसा क्यों है? और साहित्यिक पटलों से आपने दूरी क्यों बना रखी थी? इसका कारण क्या था? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं ममता, कभी कभी आदमी के जीवन में कहीं पे कुछ ठहराव आते हैं, और आपने और आप क्या सभी जानते हैं मेरे बारे में कि मैं सिर्फ एक साहित्यकार नहीं हूँ, मैं एक चिकित्सक भी हूँ, और मेरी समाज के प्रति, अपने जो है मरीजों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। उस बीच जब ये कोरोना काल आया था, पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने जो है बहुत ज्यादा लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ हो गया था। उस कोरोना काल में साहित्यकारों ने साहित्य की काफी सेवा की, लोग जुड़े, तमाम पटल खुल गए, तमाम पटलों पे लोगों ने जो है रचनाकारों को आमंत्रित करना शुरू किया। एक अच्छा समय लोगों का गुजर जाता था, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन लगा था, कहीं जाने आने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उस पिछले सीजन में मैंने भी अपनी जो क्लिनिक थी ज्यादा उसको देखते हुए बंद करी, लेकिन उसके बाद फिर जो है काफी जो है मेरे लाइव्स होते रहे, काफी जो है पटलों पे मैं गया, अपने पटल पर भी मैंने तमाम लोगों को आमंत्रित किया, तमाम लोगों को मैंने जो है आने के लिए जो है न्योता दिया अपने पटल पे। बहुत से लोगों ने काव्य पाठ किया मेरे पटल पर। लेकिन उसके बाद अभी जब दोबारा स्थितियां सामान्य हुई, और जब मैंने फिर से क्लिनिक को खोला, मैंने अपने दवाखाने पे बैठना शुरू किया, तो मुझे लगा ममता की पहली जरूरत साहित्य तो एक मेरा बचपन 40 सालों से 45 सालों से मैं अपनी साहित्य यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा बचपन से एक शौक था साहित्य के प्रति, तो वो तो मैं करता ही था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा मेन प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को भी जो है उसके साथ अगर मैं कहीं हीला हवाली करता हूँ तो वो थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जो है लोगों को ज्यादा जरूरत है, और मेरे पास कुछ मरीजों की भी आमद बढ़ गई थी, जिसके कारण ऐसा हो जा रहा था कि मैं बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रहा था, मुझे क्लिनिक पर ज्यादा व्यस्तता थी। और एक तो वो वजह थी, कुछ कभी कभी जो है ऐसी बातें कुछ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं अब बस बहुत हुआ। क्योंकि मैंने बीच में कुछ एक चीज देखा, मैं कहना चाहूंगा, लोग बुरा ना माने, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, और लगभग सभी साहित्यकार हैं, और तमाम ऐसे भी लोग हैं जो गैर साहित्यकार हैं, लेकिन वो उनका मुझे प्यार मिलता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी बीच में, मैंने देखा कि पटलों पर भी जो है ममता, मेरी बात का बुरा ना माने, आपका भी पटल है, मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने पटलों पर राजनीति होते देखी, मैंने पटलों पर भी राजनीति होते देखी। उस चीज ने मुझे थोड़ा सा खिन्न किया। तो मैंने कहा कि जो जी, है मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं पटल पे मैं अपना पटल चलाता हूँ, पटल पे जुड़ता हूँ, और लोगों के पटलों पे जाता हूँ। अपना मेरा एक ये ध्येय रहता है कि कुछ साहित्य की सेवा हो, कुछ थोड़ा सा तो अपना जानना अपना चाहती मनोरंजन हूँ हो। कि आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जो दूरी बना ली थी उसके कारण ये लोगों में भ्रांति आ गई
कि जो है आप साहित्य जगत से पलायन कर रहे हैं या आप नहीं आना चाहते हैं, आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो मतलब आपका साहित्यिक सफर समाप्त हो गया है, तो इसके बारे में भी बताइए कि मतलब वो क्या कारण है कि जो है आपने दूरी बना ली थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं एक तो है। कारण ये हो गया, एक तो हाँ, निश्चित आपने समाज सेवा और चिकित्सक पेशे होने के कारण जो दूरी बनाई थी, उसका ही तो कहीं नहीं लोगों ने ये समझ लिया कि आपने साहित्य से ही दूरी बना ली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ममता। और साहित्य से दूरी तो मेरी कभी भी नहीं हो सकती। साहित्य तो मेरी रग रग में बसा हुआ है। और मैं आपको आज एक राज की बात बताना चाहूंगा कि जो है, जब मैं केवल 10 साल का था उस वक्त मेरी साहित्य यात्रा शुरू हुई थी। और मैंने एक बंगला नाटक के साथ में मैं लेखक बाद में बना, नाटककार पहले था। और बंगला नाटक के साथ में मेरी ये साहित्य यात्रा की शुरुआत हुई थी। अरे और वाह, बहुत जी। पहली बार मैंने, जब मैं 10 साल की उम्र में था, तो मैंने एक नाटक किया था। उसका नाम था आई बूढ़ो बाप। आई बूढ़ो बाप जो है वो नाटक था, उससे मेरी शुरुआत हुई। उसमें जो है उस 10 साल के बच्चे का ही लीडिंग कैरेक्टर था। और माँ सरस्वती की कृपा रही, मुझे उस नाटक के लिए, पहले नाटक के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और उस नाटक ने मुझे स्थापित किया। उसके बाद से लेके अभी वाह तक लग, जी। उसके बाद से लेके अभी तक लगभग मैं हिंदी और बंगला में कई भाषाओं में काम कर रहा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, और मैंने ये पंजाबी, भी सुना था भोजपुरी। कोई मूवी मूवी की स्क्रिप्ट भी आप बना रहे थे, उसका जी, उसके बारे में कुछ मूवी। बताइए। जी जी, मूवी एक हमारी थी, प्रीतिया बैरी भैले हमार, जो जी। मेरा अपना लेखन था। उसका निर्देशन भी मैं करने वाला था। और उसका पूरा कॉपीराइट वगैरह मैं सब ले चुका हूँ। स्क्रिप्ट मेरी रजिस्टर्ड है, सब कुछ हो चुका था। लेकिन वो अरे जब वाह। मैंने लॉन्च करने के बाद ही एकदम से जो है कोरोना काल आ गया। तो और कोरोना काल में सारी चीजें बंद हो गई। कोरोना काल में सारी चीजें बंद हो गई। बहुत बॉम्बे में भी ही काम बंद हो गया। जी। बहुत ही तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हालांकि आप शायद बताना अंतरंग क्वेश्चन है कि आप बताना चाहते नहीं हो। आप मेरे बिग बी हैं और मैंने सुना है आपने बिग बी के साथ भी चाय पी हुई है और वहां साथ में बैठ करके कुछ समय बिताया हुआ है उनके साथ में। और जिस चीज की आप चर्चा बिल्कुल चाहते भी नहीं है, सॉरी आपसे मैंने ये चीज बोल दिया आज यहाँ पर। मगर कैसा फील किया था उस वक्त आपने, कैसा लगा था आपको? हाँ, लोग छोटे छोटे नामों के साथ में जुड़ करके बहुत ही प्राउड फील करते हैं और बहुत ही मतलब पूरा इतना शो करते हैं कि मतलब जाने क्या उनको हासिल हो चुका हो। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ फीलिंग ऐसी आई थी आपको? ममता, ऐसी तो कोई फीलिंग नहीं रही। हाँ, ये है कि वो मेरे जीवन का एक बहुत सुखद क्षण था कि जिनसे मतलब मेरे जीवन में, अगर एज ए कलाकार मैं कहूँ, तो एज ए कलाकार मैं आज तक दो ही लोगों से प्रभावित रहा। एक हमारे स्वर्गीय राज कपूर जी, और एक हमारे बिग बी। और मैं आपको बताना जी। चाहूंगा कि मैंने आज तक बिग बी की जितनी भी मूवीज आई हैं, समय निकाल के जी। शायद ही कोई मूवी बची हो जो मैंने ना देखी हो। बिग बी की लगभग सारी मूवीज जो है मैंने देखी। और राज कपूर जी की एक मूवी आई थी, मेरा नाम जोकर, जिसका मैंने अभी आपको जो है शुरुआत में चार चंद लाइनें, चंद पंक्तियां सुनाई। मैं उस मूवी से उनकी बहुत प्रभावित था। तो मुझे क्या, और मैंने एक बहुत बड़ा शो प्लान किया था, एक सिंगिंग शो मैंने प्लान किया था, द मेलोडियस वॉइस ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ नेशन, जिसके लिए मेरी सोनी चैनल पे, स्टार प्लस पे, कई चैनल्स पे बातचीत चली थी और पॉजिटिव बातचीत भी थी। उसकी स्क्रिप्टिंग मैंने की थी। और उसके मैंने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, तीन जगह मैंने ऑडिशंस भी किए थे उसमें। वो ये समझिए कि किसी वजह से, अब ईश्वर को मंजूर नहीं था या जो भी था उसमें, जो हमारे फाइनेंसर्स थे, मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, तो थोड़ा सा इस बारे में मैं बदनाम भी हूँ कि हाँ, ये खुल के बोल देते हैं। तो उसमें वो कॉन्सेप्ट ऐसा था, उसमें 81 शहरों में जी, हमारे ऑडिशन जी, होने मैं थे। उसी प्रश्न 81। पर आने वाली हूँ। आप जी चिंता ना करें, मेरे साथ वो एक प्रश्न और भी जुड़ा हुआ है। जी। तो 81 शहरों में मैंने ऑडिशंस रखे थे। 81 शहरों में हमारे ऑडिशंस थे। और उसका मुझे पूरा करना था। और तैयारी थी सारे शो की। वो बहुत ही भव्य शो था। और उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट था। उस वक्त जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था,
ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2007 की 2007 की जी। है। और मुझे डेट आज भी याद है, जिस दिन बिग बी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो डेट थी 4 मई 2007। 4 मई 2007 को पहली बार जो है, और अपने इसी शो के सिलसिले में मैं उनसे मिला था। मैं एज अ सेलिब्रिटी लाना चाहता था कि मैं इतना भव्य शो बना रहा हूँ, तो इसकी जो है शुरुआत भी भव्यता के साथ हो। इसी सिलसिले में क्या बिग बी बात। से मेरी मुलाकात हुई, और जो है करीब आधा घंटा हम लोगों की जो है बातचीत हुई। उन्होंने मुझे ये भी किया था कि नहीं, हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी। लेकिन ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था, तो नहीं हो पाया। फिलहाल अभी कभी यदा कदा कोई ऐसी वो होती है तो अ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेके मैं बहुत प्राउड करूं कि हाँ मैंने जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल सभी कलाकार हैं, वो ये है कि वो ये थोड़ा कोई बात हमसे बड़े नहीं। बड़े बड़े वो तो कलाकार। मैंने एक चुटकी ली थी, उसको आप माइंड मत करिएगा। और वो मैं एक चुटकी ले रही थी। और चलिए, बल्कि मैं आपसे हाँ, पूछना चाहती हूँ, पटल के जी उस पार पहले तो हमारे जितने भी सम्मानित मनीषी पी के तिवारी, समाज सेवी जी, डॉक्टर एल बी तिवारी, अक्स जी पटल के पदाधिकारी हैं, प्रमोद तिवारी भाई पटल के पदाधिकारी हैं, सभी को नमन करती हूँ। साबिर परवेज भाई लगातार बने हुए, हम सबके प्रिय भाई हैं। मीनू अग्रवाल जी अमेरिका से हमें सुन रही हैं, हमारी प्यारी बहन है, नमन करती हूँ। प्रमोद भाई नमन करती हूँ। और संगीता सिन्हा जी आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। मीना श्रीवास्तव जी आपकी उपस्थिति को हार्दिक हार्दिक नमन करती हूँ। ऋषि श्रीवास्तव मेरी प्यारी बहन, आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आइए अब पूछती हूँ आपसे, अभी आपके नए कार्यक्रम हंगामा 2022 की धूम पूरे मीडिया पर फैली हुई है, काफी उत्सुकता है लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर के। और चंद दिन में पूरी की पूरी सेशन पूरा जनवरी बुक कर लिया आपने, और अब फरवरी भी पूरा होने को आया है। इतनी उत्सुकता है, फरवरी में भी आपको रखना पड़ रहा है, ये कार्यक्रम इतना आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो पूछना चाहूंगी, इस पर प्रकाश डालिए कि कैसे ये प्लान किया, कैसे अचानक और इतने व्यस्तम समय में एक डॉक्टर होने के साथ में, अपने पेशे के साथ में, ये पूरा सोशल नेटवर्किंग को कवर करना, नो डाउट हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही लेंदी वर्क है, और आप इसको बहुत ही कुशलता से कर रहे हैं, और बहुत ही खुशी होती है ये देख करके। तो बताइए कि ऐसा कैसे प्लान अचानक दिमाग में कैसे आ गया। ममता, इसके लिए तो जो है वैसे तो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनका प्यार है। और सबसे बड़ी बातें मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूंगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार दो लोग हैं। एक ममता खरे, दूसरे साबिर परवेज। दो लोगों ने मिलके बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया, जबकि मैं पटल से बिल्कुल दूर हो चुका था। ममता ने बहुत प्रेशर डाल के अपने पटल से ही एक बार मेरी वापसी करवाई। और जो है आपका प्यार मैं कभी भुला नहीं सकता, अपने चाहने वालों का प्यार कभी नहीं भुला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पटल से दूर था तो अपने चाहने वालों से बात नहीं होती थी। लोगों के फोन मेरे पास आते थे, लोगों को मैं जवाब भी देता था। इस बीच मतलब लोगों से दूरी नहीं थी, पटल से जरूर दूरी थी, लेकिन मेरे चाहने वालों से, दोस्तों से कभी दूरी नहीं रही। उनसे मेरी बातचीत हमेशा होती थी, फोन पे बात होती थी, लोगों के फोन आते थे, मैं रिसीव भी करता था। तो जो है, और उसके अलावा हमारे कई ऐसे साहित्यकार हैं जो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप वापस लौटें, वापस लौटें, आप कब लौटेंगे। मेरे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना जी हैं, आदरणीय चंद्रदेव एक दीक्षित जी सेकंड हैं। में ये पूछना चाहूंगी कि जी बहुत सारे लोगों का मजमा आपके साथ लगा हुआ था, और आपको प्रेशराइज कर रहा था कि आप वापस लौट आए, और उसी बीच में क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आपकी वापसी कौतूहल भरी लगी और वो स्तब्ध रह गए हों? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग ऐसे भी हों? देखिए, ये तो जो है देखिए क्या होता है कि आप जब किसी भी काम को लेके चलते हैं तो उसमें आपका प्लस माइनस होता है, पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। कुछ लोग जहाँ पे जो है बहुत लंबी तादाद है, बहुत लंबी तादाद है जो मेरे वापस लौटने से बहुत ज्यादा खुश है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकते हैं, बात कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है मेरे लौटने से, मेरे वापस सोशल मीडिया पे वापस आने से जिन्हें कुछ अंदर से गम हो रहा हो, या
अब मैं उसमें ये तो नहीं कह सकता कि किसको ज्यादा खुशी है, किसको ज्यादा गम है, ये तो जिनको है वही जाने। इस बारे में खुल के तो कुछ भी कहना जो है नहीं का। लेकिन ये तो आपको देखिए, ये आपको मान के चलना होगा कि आप अगर किसी भी फील्ड में है, केवल ऐसा नहीं, मेरी चिकित्सा की फील्ड में भी ऐसा होता है। चिकित्सा की फील्ड में भी अगर मेरी क्लिनिक एक जगह है तो वहाँ अगल बगल 4 डॉक्टर्स बैठे होते हैं, तो उनका ये होता है कि भाई अगर इनके पास 4 पेशेंट आ रहे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो तो देखिए ये हर आदमी आज की डेट में वो एक कंपटीशन, एक दौड़ भाग हो रही है, चूहा दौड़। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहूंगा ममता, कि मैं किसी भी चूहा दौड़ में शामिल नहीं हूं। मैं अकेला वन मैन शो हूं, और मेरे जो अपने दिमाग में आता है, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं किसी का कंपटीटर नहीं हूं। आज ममता की कलम के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से, जो भी मेरे आने से खुश है उनको तो मैं साथ लेके चल ही रहा हूँ। जिनको मेरे आने से कोई गम भी है, जिनको मेरे आने से दिक्कतें हो रही है कि हाँ ये वापस लौट रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं हमेशा वो इंसान हूं जो चाहता हूं सबको साथ लेके चलूं। और केवल मतलब केवल और केवल इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया हंगामा का। हंगामा कॉन्सेप्ट बनाने के पीछे और कोई रीजन नहीं था। मैंने कहा एकल तो बहुत हो रहे हैं, एकल इतने हो रहे हैं, एकल से लोग ऊब चुके हैं। एकल में स्थिति है कि आज की जो इस समय जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में एक तो बुरा मत मानिएगा, इतने कवि पैदा हो गए हैं, जो भी आता है वो 2 लाइन लिखता है, उसके बाद अपने नाम के आगे कवि जोड़ लेता है। और इतने पटल खुले हैं इसी फेसबुक पे, इस फेसबुक पे कम से कम 30,000 से ऊपर पटल चल रहे हैं। और स्थिति ये हो गई है कि मतलब बिल्कुल जो है एकदम छीछा लेदर मच चुकी है, पटलों की भी और कवियों की भी। तो लोगों ने मतलब साहित्य और उससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल ये है कि उनको ये है कि हमें दिखना चाहिए, लोग हमारे पीछे भीड़ इकट्ठी हो। हर आदमी आज की डेट में अमिताभ बच्चन और बिग बी और वो बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिग बी क्या, आज की डेट में बिग बी जो है, बिग बी ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए, काफी दौड़ भाग करी, तब आज की डेट में बिग बी का नाम जो है लोगों की जुबान पर है। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने भी चाय बेची थी, चाय बेचने से आके देश के प्रधानमंत्री बने, उनके पीछे लोगों का। तो दोस्तों आप आदमी की मेहनत को देखिए कि उसने इसके पीछे मेहनत कितनी करी, तब आज वो यहाँ पे है। तो मैं तो नहीं साहित्य के क्षेत्र में मैं नहीं चाहता कि ये गुटबंदी हो या लोग एक दूसरे से जो ईर्ष्या द्वेष का भाव रखें। ये तो एक प्यार का जो है सौदा है, एक प्रेम का चलिए फील्ड इसी है, बात एक पर मैं के साथ बोलती हूँ, मिलके चले। आपकी इसी भावना पर मैं बोलती हूँ, चलो आज मिटा देते हैं नफरत की दीवारें, चलो आज मिटा देते हैं नफरत की दीवारें, मोहब्बत की गलियां इंतजार में है, मोहब्बत की गलियां इंतजार में है, चलो आज मिटा देते हैं नफरत की दीवारें। और पटल के उस पार साबिर परवेज भाई लगातार बने हुए, मीना श्रीवास्तव जी, रेखा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर एल बी तिवारी एक्स जी, बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। मीना श्रीवास्तव जी, रघुवीर चारण जी, ममता सिंह बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी गजलकारा हैं, बहुत बहुत साधुवाद नमन करती हूँ। प्रमोद भाई, पीके तिवारी समाज सेवी जी, और शेषमणि शर्मा जी, सभी की, मीना अग्रवाल जी, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और जिनके कमेंट्स मैं नहीं देख पाई हूँ उनको भी मैं, अरविंद श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। और शेषमणि शर्मा जी, बहुत बहुत नमन करते हुए चलिए एक बार फिर मैं, और यदि कोई पटल के उस पार हमारे साहित्य बंधु कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निश्चित बोलें। मैं यहाँ ममता खरे, मनोज भाई तक अपने आपके प्रश्न, आपकी क्वेरीज बिल्कुल पहुंचाऊंगी। और इसके साथ ही भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, जैसा कि निश्चित भी है, बहुत ही सेंटिमेंटल हैं, बहुत निश्चित हैं, निश्चल हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत जल्दी, आपको गुस्सा आ जाता है, बहुत स्पष्टवादी, आप बहुत क्लियर बोल देते हैं, क्लियर हार्ट तो हैं आप, और आप बोल जाते हैं। इन दोनों मतलब में क्या तारतम्य है, सेंटिमेंटल भी है और स्पष्टवादी भी है, तो इसके बारे में बताइए आप। देखिए ममता, एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति स्पष्टवादी होगा तो वो भावुक जरूर होगा जी। क्योंकि मैंने आज तक, मैं आपको बता दूं, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा, 2 साल मैंने खुद प्राइम अलर्ट मैगजीन का भी संपादन किया है।
दो जी क्राइम अलर्ट मैगजीन लखनऊ से निकलती है, उसका मैं संपादक भी रहा हूँ 2 साल तक जो है। उसके बाद फिर मुझे यही लगा कि नहीं, हाँ उसमें टाइम मेरा काफी जाता था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं फ्रीलांस एज ए फ्रीलांस जर्नलिज्म में मैंने अपना रखा। आज भी तमाम अखबारों के लिए लिखता हूँ, तमाम अखबारों में मेरे लेख वगैरह भी आते रहते हैं, न्यूज़ेस भी मैं देता रहता हूँ, छपती रहती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन स्पष्ट जहां तक कहने की बात है कि ममता, आदमी को अपने जो है जीवन में स्पष्टवादी होना चाहिए। और आप स्पष्ट तभी कह पाएंगे, आप बिल्कुल तीखा तभी बोल पाएंगे जब आप स्वयं में जो है अपने आप में इतनी हिम्मत रखते हो, आप स्वयं में जो है उस चीज के प्रति इतने सक्षम हो, आपको ये लगता हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। अगर वो गलत नहीं है तभी आप सच कहने की क्षमता भी रख पाएंगे। अगर आप कहीं से गिल्टी फील कर रहे हैं तो आप कभी सच बोल ही नहीं सकते हैं, आप हमेशा बातों को घुमा फिरा के कहेंगे। और जहां तक भावुक होने की बात है, तो भावुक होने की बात ममता ये है कि बचपन से मैं अकेला हूँ, जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जो है बहुत ये होता था कि मैं लोगों को देखता था, मेरे भी बचपन से एक अरमान जागते थे मेरे, जो है कुछ चंद भाई बहन होते तो एक अलग सा वो माहौल होता। लेकिन ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि मैं जब से साहित्य के क्षेत्र में आया और मेरे अनगिनत भाई बहन हो गए, आज लाखों मेरी बहनें हैं, लाखों मेरे भाई हैं जिनका मुझे प्यार मिलता है। तो मुझे वाह, ये नहीं लगता कि बात है तो सर। कहीं भी कहीं भी जब आप लोगों का इतना प्यार देखता हूँ, इतना स्नेह देखता हूँ, तो ना चाहते हुए भी मन भावुक हो जाता है, आंखों से कभी कभी आंसू छलक पड़ते हैं। तो बस यही चीजें हैं इनके बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा, मैं आपसे एक ये भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा नाम आपका डॉक्टर मनोज अग्रवाल, इसके साथ में आपने गुमनाम क्यों लगा रखा है? गुमनाम के पीछे का क्या राज है? आप तो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, बहुत ही आपका नाम है, इस तखल्लुस को लगाने के पीछे क्या राज है? गुमनाम, गुमनाम काफी चर्चित है आपका ये नाम। जिसका नाम है वो गुमनाम कैसे हो गया, इस बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे, इस तकल्लुस के पीछे? ममता ऐसा कुछ भी नहीं है। आ, मैं जब नाटकों की दुनिया से जुड़ा था, मैंने अभी आपको बताया भी कि लखनऊ के अंदर मैंने हिंदी, बंगाली और तमाम भाषाओं में मिला के जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, अब तक 58 मैंने जो है शोज दिए हैं। और जो है मेरे चाहने वालों का इतना प्यार मुझे उसमें मिला कि मेरे सारे शोज हिट रहे, सारे नाटक मेरे हिट रहे। और करीब करीब 8,000 से ऊपर मैं नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला कर चुका हूँ। ईटीवी के लिए मैंने जो है नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला, उसका आपका सलाम यूपी का भी लेखन किया, जिसमें से उसका कास्टिंग डायरेक्टर भी मैं रहा, कास्टिंग भी मैं करता था। तो 3 एपिसोड में मैंने काम भी, आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे जितने भी चाहने वाले, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सारा काम तो नहीं डाल पाया हूँ, मेरे काम जो भी मैंने किया है, लेकिन उसमें कुछ अंश जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। तो यदि आप लोग चाहें तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर जो भी मेरे ये रचनाएं हैं, मेरा जो काम है थोड़ा बहुत पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो मैं बताना चाहता था कि मतलब इस तरह से मैं जुड़ा और काम करता रहा, करते 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 धीरे धीरे अपना गाड़ी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। और जब मैं लेखन के क्षेत्र में आया, जब पहली बार मैंने लिखा, और पहली बार मैंने लिखा और मेरी पहली ही कविता, ईश्वर कुछ माँ सरस्वती की कृपा है कि मैंने पहली बार जो भी किया, पहली बार में ही मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। मुझे ज्यादा जो है जूते नहीं रगड़ने पड़े, ज्यादा बर्तन नहीं मांजने पड़े मुझे। तो मैंने पहला नाटक किया तो मुझे जो है उसी नाटक ने जो है, और आपको बताना चाहूंगा जिस नाटक ने मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया था, उसी नाटक को मैंने बाद में अपने डायरेक्शन में भी पहला नाटक किया, और उसने मुझे एज ए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी दिलाया उस नाटक ने। तो कुल मिला के उसके बाद जब मैंने पहली रचना लिखी, पहली रचना लिखने के बाद मेरी पहली रचना छपी, तो छपने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो इतने बड़े बड़े कवि हैं, उस समय मेरे दौर के जो थे, जिनको मैं मंचों पे सुनता था, आपके अशोक चक्रधर जी, प्रदीप चौबे जी, काका हाथरसी, शैल चतुर्वेदी जी, तो मेरे दिमाग में आता था उस समय हुआ करते थे हुल्लड़ मुरादाबादी, तो मतलब लोगों के बौड़म लखनवी, इस तरह के नाम। तो मेरे दिमाग में आया कि कवि जो है केवल अपने एक नाम से हिट नहीं होता है, अगर आपको लेखन के क्षेत्र में जाना है
तो कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा जो है तखल्लुस होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जो है, बॉम्बे जो राइटर्स एसोसिएशन है, वहां पर भी मेरा ये तखल्लुस रजिस्टर्ड है। मैं वहां से रजिस्टर्ड राइटर हूँ, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से मेरा रजिस्ट्रेशन वहां से भी है, बॉम्बे से। और अरे वाह। ऑलरेडी मेरी एक प्रोडक्शन यूनिट भी है, सूर्या थिएटर्स प्रोडक्शंस के नाम से, जो मैंने अपने बेटे के नाम से बना रखी है। और उसका भी मेरा रजिस्ट्रेशन है, अभी प्रोडक्शन हाउस भी है मेरे पास अपना। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वही दिमाग में आया, और इत्तेफाक की बात की मैं देख रहा था, ये भी मजे की बात है, मैं टीवी देख रहा था, टीवी में गाना आ रहा था, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर को, बस दिमाग में एक आया, मैंने उसी समय अपना नाम रख लिया, गुमनाम लखनऊ। इसके पीछे और कोई राज नहीं है, और ये जी। डॉक्टर मनोज अग्रवाल के वैसे पीछे राज एक की बात गुमनाम तो ये है लखनवी कि राज की बात तो ये है कि आपका जब फर्स्ट बार मैंने फेसबुक पर नाम देखा था डॉक्टर मनोज अग्रवाल, फिर मैंने कहा ये गुमनाम क्यों है। तो मैं खुद उस वक्त कंफ्यूज हुई थी कि नाम तो बहुत अच्छा है पर गुमनाम क्यों है, गुमनाम तो नहीं, इनका तो बहुत नाम है। तो लेकिन ये लेकिन मैं ये बहुत कहना ही चाहूंगा अच्छा कि चिकित्सा के नाम चिकित्सा के जी। क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने मुझे प्रसिद्धि दी, और साहित्य के क्षेत्र में गुमनाम लखनवी ने मुझे स्थापित जी, किया। दोनों ही जो तो है मेरे यही लिए। चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी आपकी ख्याति है, इतना मतलब आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, और जब भी कभी मैंने भी फोन लगाया तो आप कभी अपने क्लिनिक पर होते हैं, नर्सिंग होम पर होते हैं, कभी आप घर मतलब कहीं होते हैं, कभी पेशेंट देख रहे होते हैं, और उसके साथ साहित्यिक कार्य इतना बड़ा जो आपने ले रखा है, और आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बना रखा है, तमाम रंगमंच भी बना रखे हैं, और इनके साथ साथ साहित्यिक कामों में भी आपकी बढ़ चढ़ कर उपस्थिति होती है। ये सब तालमेल आप कैसे कर लेते हैं? बहुत ही हेक्टिक होता है एक इंसान के लिए मैनेज करना। मैं आपके इस कार्य क्षेत्र के लिए आपको साधुवाद करती हूँ कि जहां दिमाग लगा होता है एक तरफ पेशेंट पर, इलाज पर, और वहीं साहित्य के मनोभावों को लेकर मानसिक इलाज, एक साहित्य कवि क्योंकि एक साहित्यिक दिशा देता है, एक जो है इंसान को भावों को उसके सहेजता है। तो मैंने दोनों ही क्षेत्र से आप दोनों तरफ से सेवा दे रहे हैं, डॉक्टरी सेवा और साहित्यिक सेवा, तो दोनों को आप कैसे निभा पाते हैं? ममता, जिस वक्त मैं क्लिनिक में होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पूरी तौर से डॉक्टर ही रहूं। और जब साहित्य क्षेत्र में होता हूँ, तो ये कोशिश रहती है कि पूरी तरीके से गुमनाम लखनवी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा पाऊं। और बस किसी तरीके से। और एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो आपका शौक है, आपको अपने शौक को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। हर आदमी का एक शौक होता है, हर आदमी का शौक होता है, और अपने शौक को मरने नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, सही रास्तों पे चल के, और सही चीजों को देखते हुए, और उनका आकलन करते हुए आपको अपने शौक को पूरा जरूर करना चाहिए। और इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, जहां तक सेटिस्फेक्शन भी है मुझे। मैंने जितना भी काम किया, कम किया, ज्यादा किया, उसको लेके मेरे मन में कोई झंझावात नहीं है। मैं उसको लेके कभी हेजिटेट नहीं होता कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना पॉपुलर हूँ नहीं हूँ। इनसे इन सब बातों का मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस मेरे चाहने वालों का प्यार ही काफी है। मेरे लिए जो है, जो इतनी चाहने वालों का मुझे सुबह शाम प्यार मिलता है, इतने चाहने वालों के जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, वो मेरे लिए बहुत होते हैं। मेरे पास तमाम लोग लेटर्स भी भेजते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ घर पे अक्सर लोग जो है चिट्ठियां भेजते हैं। मेरे पास डाकिया लेटर लेके आता है, उसमें लिखा होता है डॉक्टर मनोज अग्रवाल, आनंद नगर 226005, और डाकिया लाके मेरे घर पे चिट्ठी दे जाता है। लोगों का एड्रेस भी नहीं मालूम। इसी को स्नेह कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को व्यक्तित्व कहते हैं कि आप कुछ करें या ना करें, लोग यूं ही आप तक पहुंच जाते हैं और आपके और पास आ जाते हैं। और पहले जब मैं स्टेज शोज करता था, स्टेज पे, मैं आपको बताऊं, मैंने नाटकों की दुनिया में हमेशा हास्य को प्रेफर किया है। मेरे हास्य नाटक रहे, हास्य नाटक, और लगभग लगभग मेरी सारी प्रस्तुतियां, आप ये मान के चलिए 90-95% प्रस्तुतियां जो है वो मेरी सक्सेस रही। उसमें हॉल हमेशा फुल रहे, लोगों ने अपना बहुत प्यार दिया मेरे नाटकों को, और
उनका मैं जनता का प्यार मुझे मिला है, हमेशा मिला है। इसके लिए मैं अपने चाहने वालों का, अपने सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप ना होते तो आज ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी ना होता। आज अगर मैं बहुत हूँ खूबसूरत। और मेरा कोई वजूद है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। आपका प्यार मिलता है तो मैं हूँ। जिस दिन आपका जी। प्यार मिलना बंद हो जाएगा उस दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो मैं नहीं अरे चाहता नहीं, कि जो है आपका प्यार मिलना बंद हो। आपका तो वही हंसता हुआ रूप, वही एनर्जेटिक एंथुजियाज्म और वही इंस्पिरेशनल आपका कैरेक्टर ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपके बारे में सुना जाता है कि आप सम्मान समारोह से दूरी बनाए रखते हैं। ये तो आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, अभी आपने बताया, पहले भी सुन चुकी हूँ और कई आपके देख भी चुकी हूँ आपके फेसबुक पेज पर मिले हुए सम्मानों की लंबी सी लिस्ट। और फिर भी बचना क्यों चाहते हैं आप? क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्यों दूरी बनाते हैं आप? ये मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, इसके पीछे एक दो कारण है। कारण ये है कि एक तो ज्यादातर जो समारोह होते हैं वो मेरे क्लिनिक आवर्स में होते हैं। जब मेरे क्लिनिक आवर्स होते हैं शाम के समय, ज्यादातर कभी सम्मेलन होते हैं शाम के समय, ज्यादातर जो है मंच सजते हैं शाम के समय। अब समस्या ये है ममता जी कि यदि मैं अपनी क्लिनिक छोड़ के डेली और प्रतिदिन, मेरे पास इतने इनविटेशन आते हैं, इतने मेरे पास बुलावे आते हैं, कभी किसी मंच से आ रहा है, कभी किसी मंच से आ रहा है और कभी किसी पटल से आ रहा है। तो अगर मैं पर डे सारे पटलों पे ही अपना समय देता रहूं तो मेरी क्लिनिक में तो मुझे लगता है शायद मुझे ताला लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए जो है असमंजस भरा हो जाता है। और दूसरी बात मैं बताऊं, मैं बार बार फिर उसी चीज को रिपीट करूंगा ममता जी कि मेरे लिए जो है मेरा सम्मान, मेरा अवार्ड, मेरा रिवार्ड मेरे चाहने वाले हैं। आपका प्यार मुझे मिलता रहे, आपकी चाहते मुझे मिलती रहे, आपका दुलार मुझे मिलता रहे। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा अवार्ड रिवार्ड कोई नहीं है दोस्तों। मैं किसी सम्मान का या जिंदाबाद अवार्ड का, जिंदाबाद किसी डॉक्टर अवार्ड मनोज सम्मान का अग्रवाल। भूखा नहीं हूँ। किसी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही अच्छी आपकी भावनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा जो है प्रेरणा दे रही है मुझे बात की। इंसानों के दिलों में आपका प्रेम बना रहे, इससे बड़ा अवार्ड कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बस भी नहीं समझती कि इंसानों के दिलों में आपके लिए जो इज्जत, जो सम्मान है, वो रुतबा और शोहरतें सब यहीं रह जाएंगी। दिलों में सम्मान लेकर जिए, उसी को जीना कहते हैं। तो ये आपकी जो है 1 मिनट में पटल के उस पार बहुत सारे लोग हैं। एक बार उनके लिए मंचासीन मनुष्यों को सभी को नमन करती हूँ। मीना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर एल बी तिवारी एक्स जी, प्रमोद भाई, पिक्की तिवारी, समाजसेवी जी, शेष मनी शर्मा जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित सर लगातार कमेंट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट से नवाज रहे हैं। उनकी जी उपस्थिति जी। और हम लोगों को और बहुत अजीज मैं है आपको वो। एक बात मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, जी उनका बहुत मेरे साथ सहयोग रहता है और उनका जो है आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत ही सुंदर और व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छे जी। साहित्यकार हैं जी। और बहुत और ही आपकी उपस्थिति को नमन करती जी। हूँ। और कहना चाहिए कि मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने पूछा था कि पटलों से आपकी दूरी बनी रही बीच में। कभी कभी जब मैं हतोत्साहित होने लगता हूँ किसी बात को लेके तो मेरा वो बहुत उत्साह बढ़ाते हैं आदरणीय चंद्रदेव जी। उन्होंने मेरा काफी उत्साहवर्धन भी किया कि जी, तो ये मतलब तो एक चीज निश्चित कहना पड़ेगा जी। ये तो आदरणीय निश्चित कहना चंद्रदेव जी पड़ेगा। हैं। कुछ नाम ऐसे हैं मेरी जिंदगी में अ, जी जो जी मतलब समझ ली कि कहना चाहिए जैसे जो है ना मेरी जिंदगी के जो है, जो मेरी जिंदगी का तंबू है वो उन्हीं बम्बू से टिका हुआ है। जी। हाँ, ममता खरे हो बहुत गई, बहुत साबिर जी, परवेज हो गए, चिकागो की चंद्रदेव दीक्षित जी हैं, महेश अस्थाना जी हैं। ये सब मेरे बहुत क्लोज हैं। और काफी और इस वक्त मैं, मेरी एक और दीदी है उनका मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी। और मतलब इस मौके पर आप लोगों ने कभी कभी जब मैं हतोत्साहित भी हुआ तो आप लोगों ने मुझे बहुत 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 जो है सांत्वना दी और आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया। उसी का ये मतलब जी। समझिए कि एक
वो है जज्बा कि मैं वापस आ पाया, अपनी वापसी कर पा रहा हूँ। और मैंने इसीलिए कहा बहुत कि बहुत नहीं, मैं वापस लौटूंगा तो एक ऐसा कार्यक्रम लेके लौटूं कि जिसमें भव्यता हो। और एक जी, चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरू में रूपरेखा बनाई थी मात्र 1 सप्ताह के लिए। मैंने सोचा था कि मैं इसको 1 सप्ताह के लिए करूंगा, लेकिन लोगों का इतना हुजूम मेरे साथ जुड़ गया, इतनी लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी, इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया। फिर मैंने धीरे से इसको 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया, 15 तक, फिर इसको 1 जनवरी तक, और अब जनवरी के बाद ये फरवरी तक चला गया है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप सबका प्यार, आपका दुलार, आपकी चाहते मुझे यूं ही मिलती रहे, लेकिन इस कार्यक्रम को फरवरी के बाद एक्सटेंड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फरवरी के बाद मैं जो कार्यक्रम लेके आने वाला हूं दोस्तों, मैं रूपरेखा उसकी भी बना रहा हूं। और मैंने अभी आपसे बताया था कि मेरे जीवन का एक सपना था जिसको मैं जो है मीडिया पे लाना चाहता था, टीवी चैनल्स पे लाना चाहता था। उसके मैंने ऑडिशंस भी किए थे, लेकिन उस पर पूरा जो है एक्टिवेशन नहीं कर पाया। और मैं उसी भव्यता के साथ मैं चाह रहा हूँ, मैं द मेलोडियस वॉइस ऑफ इंडिया का शो मैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और उसको अपनी तरीके चलिए से एक लाऊंगा। चीज और डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने नाम के साथ अभी आपने शो लाना चाहता हूँ बोला, तो मुझे याद आया कि आपने अपने नाम के साथ शोमैन लगा रखा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शोमैन अपने नाम के साथ जोड़ने का क्या राज है, ये बताइएगा आप। क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, शोमैन क्यों लगा, कहीं सुभाष घई बनने का सपना तो नहीं देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जी, तो केवल आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की चाहते हैं। और ये लोगों ने ही मुझे, जब मैं नाटकों की दुनिया में था तो मैंने आपसे बताया कि मतलब मेरे 90 से 95% नाटक ऐसे रहे हैं जिसमें टोटल हॉल फुल रहा, लोगों ने पूरा एंजॉय किया। और मैंने हमेशा एक कोशिश जरूर की नए लोगों को लाने की। मैंने कभी भी स्टैब्लिश्ड आर्टिस्टों के साथ काम नहीं किया, मैंने हमेशा नए लोगों के, नए लड़के, नए लड़कियों को मैंने चांस दिया। आप देखेंगे जो मेरा ईटीवी का भी जो मैंने लेखन किया था, श्रृंखला हमारी, उसका मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी था, उसमें भी आपको सारे नए लोग मिलेंगे। ये मैंने हमेशा कोशिश ये की कि मैं नए लोग, ऐसे लोग जिनको की दुनिया नहीं जानती है, जो जिनके अंदर टैलेंट है, लोग उनको नहीं जानते, मैंने उनको पटल पे लाने का काम किया। मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं ऐसे लोगों को मंच दे सकूं ताकि उनकी प्रतिभा लोगों से छिपी ना रहे, वो भी बहुत लोगों के बहुत सामने। सुंदर, बहुत सुंदर मैं विचार है। अगर जी, मैं ममता केवल अपने लिए काम नहीं करता, मेरा हमेशा का मानना ये रहा है कि काम जो करो तो लोगों को साथ लेके चलो। ठीक है, वही है कि बस मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वही स्थिति और है कि अ, लोगों का प्यार मिलता रहा, और आज की जो है इस आज दौर में इतनी लोगों लंबी, का प्यार आपको, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हैं, लगातार प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं और असीम स्नेह बरसा रहे हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी की जय जयकार हो रही है, इतना प्यार, इतना दुलार आपको मिल रहा है। और मतलब आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नवोदितों को आगे बढ़ाने के लिए और सबको अपनाते हुए साहित्य की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तो प्रयासरत हैं और तरह तरह के नए नए तरीके आगाज कर रहे हैं। और आगे की क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या साहित्य की योजना लेकर आप आने वाले हैं? चंद, वैसे तो समय कम है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कम शब्दों में आप बिल्कुल उस बारे में प्रकाश जी जी, डालिए। और तो साथ मैं एक ही चीज बताना ये भी जी चाहूंगी, जी एक जी, बताएं। शानदार सा, एक शानदार सी कविता जो लोगों में फिर से नया जोश भर दे, वो आपसे सुनना चाहूंगी। चलिए, और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा ममता, जो अभी आपने पूछा था, तो जो जहां तक शोमैन की बात है, ये शोमैन का नाम भी मुझे जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ही दिया। जब मैं आपको बताऊं, मैंने चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए बहुत काम किया था। मैंने काम किया है आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पे। मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, 2 बूंद 2 पाँव, और उस पे मैंने पपेट शो तैयार करवाया था। पपेट शो के अलावा मैंने नुक्कड़ नाटक करवाए थे, और वो मैंने केवल लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ के अलावा पूरे यूपी के जिन क्षेत्रों तक मैं पहुंच सकता था, वहां पे मैंने अपनी टीम तैयार करी थी। अपनी टीम भेज करके लोगों में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के प्रति अवेयरनेस काफी कराई थी।
और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने इसके लिए सरकार से कोई मदद नहीं ली, ना मुझे किसी ने एक पैसा दिया। मेरे पास जो अपनी अर्निंग थी, मैं अपनी अर्निंग से अपनी टीम बनाता था, उनका आने जाने का खर्चा, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था मैं अपने पास से करके देता था और लोगों में केवल एक अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि एक अवेयरनेस हो लोगों में, पल्स पोलियो के प्रति लोग जागरूक हो और उसका मुझे फायदा भी मिला। मैंने देखा कि लोगों ने काफी जागरूकता लोगों में हुई, लोगों ने एंजॉय। और मेरा शुरू से ऐसा रहा कि मतलब अगर आप आज के युग में होता क्या है, आप किसी को अगर सीख देना चाहो, आप डायरेक्टली सीख दोगे तो आदमी नहीं सुनना चाहता, लेकिन उसको मैंने नाटकों के माध्यम से और तमाम तरीके से मैंने मनोरंजन के माध्यम से दिया, तो लोगों ने उसको एंजॉय भी किया और लोगों ने उसको सीखा भी, समझा भी। तो मतलब कहीं पे तो मतलब इसका जो है एक सफलता मुझे वहां से मिली। और सोशल और मीडिया ने ही मुझे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एज ए शोमैन स्थापित किया। वो जो भी उनके न्यूज़ेस आते थे तो उसमें कि नए शोमैन का उदय हो रहा है, तो ये आप लोगों का बस प्यार और चाहते मिली, तो आप लोगों ने मेरे कार्य को इतना सारा 8,000 से ऊपर नुक्कड़ नाटक मेरे हो चुके हैं, उनमें सारे वो भी सक्सेस रहे। और काफी तमाम जो है मीडिया का भी प्यार मुझे मिला। लगभग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शायद ना मुझे जानता हो। और कहीं भी मेरे शोज होते हैं या कुछ होते हैं तो मैं सिर्फ एक न्यूज अगर हल्की सी भेज देता हूँ तो मेरे पास लोग आ जाते हैं, उसमें लोगों का मतलब। लेकिन उसमें ये नहीं है कि हाँ मैं किसी सम्मान के या किसी बहुत ज्यादा नाम होने की लालच ना। मेरा ये रहता है मैं जिन नए लोगों को लाया हूँ, मुझे तो लोग जानते हैं, मेरे पीछे तो तमाम लोगों का हुजूम है, लेकिन मेरा अगर मैं मीडिया में कहीं पे प्रचार अपना देता हूँ सिर्फ इसलिए देता हूँ जिन लोगों को मैंने जोड़ रखा है, कम से कम दुनिया उनको जाने, मेरे जरिए से उन तक पहुंचे। और अभी जो मैं हंगामा जो मैं लेके आया हूँ, हंगामा 2022, मैंने देखा कि एकल की स्थिति ये हो गई थी कि एकल से लोग बड़ा घबराने लगे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ एकल की, जैसे मैंने ये बताया कि लोगों में क्षमता नहीं होती और स्वयं को कभी कहने लगते हैं। इसमें मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी, आपने बात कही तो आपको वैसे भी रचना सुनाऊंगा, लेकिन इस पर स्पेशल मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी, वो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा। हो रही व्यथित कविता बेचारी, हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। और जो कल तक ना पढ़ना जाने, जो कल तक ना पढ़ना जाने, वो आज चले हैं लिखने लेख। लिखने में या कवि बनने में बुराई नहीं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है अगर आप नए हो, आप इस क्षेत्र में आना चाहते हो, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, तो जरूर किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप जाओ, किसी से कुछ सीखो, समझो, तब करो। और मैं बताना चाहूंगा आज यहाँ पे, अगर नहीं कहूंगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी ममता, कि मेरी गुरु जो रही, मुझे इस क्षेत्र में आने का अगर सौभाग्य मिला तो वो मेरी माता जी थी, जिनकी वजह से, मदर की वजह से मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाया। उन्होंने मुझे बहुत, अकेले उनका कोई सोर्स नहीं था, अकेले वो लेके मुझे दूरदर्शन जाती थी, अकेले वो लेके मुझे आकाशवाणी जाती थी। मैं आपको बताऊं, मैं आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम का भी कंपेयर रह चुका हूँ। आकाशवाणी में बाल जगत कार्यक्रम आता था, उसका भी मैं कंपेयर रहा हूँ। दूरदर्शन पे फुलवारी कार्यक्रम का मैं कंपेयर रहा हूँ। तमाम कार्यक्रम मैंने आकाशवाणी और दूरदर्शन से किए, दोनों ही जगह से मैं सिंगिंग और ड्रामा दोनों में ऑडिशन मैंने जो है पास किए हुए हैं। तो केवल और केवल बिना किसी सोर्स के मेरी माता जी ने, और उन्होंने ही मुझे एक गाइडलाइन दी थी कि बेटा जो भी लिखो, बेटा जो भी लिखो, तुम लिखते हो तो जो भी लिखो हमेशा सरल शब्दों में। मैंने कभी आज तक अपने लेखन में गूढ़ भाषा का प्रयोग नहीं किया। मेरा ये रहता है कि मैं जो भी लिखूं वो मतलब आम आदमी तक पहुंच जाए, आम आदमी के भेजे में उतरना चाहिए मेरी जो बात है। बहुत गूढ़ भाषा आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। तो मैं वही कहना क्या चाह रहा बात हूँ है, कि बहुत ही किसी ना किसी प्रमुख गुरु बात के है। सानिध्य में, किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में काम करें तो आप भी सक्सेस होंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ न्यू कमर्स बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को एक लाइन लिखने के बाद कभी कहने लगते हैं, उनको समर्पित है मेरी ये चंद पंक्तियां। देखिएगा कि हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। और जो कल तक ना पढ़ना जाने, वो आज चले हैं लिखने लेख। अरे कहलाते हैं कभी खुद को, कहलाते हैं कभी खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। कहलाते हैं कभी खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। तभी तो अब साहित्य में उनके दिखती है वो धार कहाँ।
तभी तो अब साहित्य में उनके दिखती है वो धार का। और पटलों को भी समर्पित, जो मैंने आपसे बताया कि 30,000 से ऊपर पटल फेसबुक पे चल रहे हैं, हर दिन एक नया पटल खुलता है। जो भी आदमी जो है देखता है कि ममता का पटल हाईफाई हो गया, ममता के पटल पे इतने लोग आने लग गए, ममता के पटल की प्रसिद्धि हो गई, साबिर के पटल की प्रसिद्धि हो गई, रंगभूमि आगे जा रहा है, नवोदय आगे जा रहा है, अविरल तो हम भी एक पटल बना लेते हैं, लोगों को आमंत्रित करेंगे, हम भी लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो उस पर मैं जो है यहाँ अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ, देखिएगा कि मंडी में सब्जी के जैसे, मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ, मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ, तभी तो अब साहित्य में उनके, तभी तो अब साहित्य में उनके बहती है रसधार कहाँ, तभी तो अब साहित्य में उनके बहती है रसधार कहाँ। हो रही व्यथित कविता बेचारी अपनी यूं दुर्दशा को देख, हो रही व्यथित कविता बेचारी अपनी यूं दुर्दशा। बिल्कुल साबिर भाई लिख रहे हैं कि पटलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साबिर भाई, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ, इस राजनीति को बंद होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ पटना पर जो ममता ने प्रश्न किया था, मैं इन चीजों से बहुत आहत हुआ था, बहुत राजनीति होने लगी थी, तभी मैंने पटलों से खास करके, एक तो मेरा अपना, मुझे लगा कि मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए आता हूँ, और यहाँ पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग गुटबंदी कर रहे हैं। पटलों पर ये गुटबाजी और राजनीति बंद होनी चाहिए, केवल और केवल साहित्य होना चाहिए। आप केवल अगर साहित्य से जुड़ के काम करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। राजनीति करेंगे तो राजनीति ये राजनीति नहीं है। यदि सच्चा साहित्यकार है तो अंदर से राजनीति को मिटा दीजिए, वरना आप साहित्यकार कहलाने के लायक भी नहीं है। यदि आप में कुटिलता और वैमनस्यता मन में है तो आप सच्चे साहित्यकार हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं हो सकते। निश्चित ही आपका लेखन, आपका भाव निर्मल और निश्चल होना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने, और कहना चाहूंगी लेखन के लिए सबसे बड़ी चीज है भावना को आधार बना लीजिए, लेखनी में वो धार बना लीजिए। बिल्कुल आप इतना मन के भावों को लिखिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्लिष्ट में जाइए, लेखनी में वो धार बना लीजिए। जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। कलम को अपना यार बना लीजिए, कलम को अपना यार बना लीजिए। और जिस दिन कलम से यारी हो जाती है तो कविता खुद ब खुद नगमे सुनाने लग जाती है आकर के। बहुत सुंदर, बहुत आपने बहुत आपने ऐसी बात कही है ममता, तो आपकी जो है फरमाइश को मैं पूरी कर देता हूँ। एक अपना छोटा सा परिचय मैं चाहूंगा, आज पटल पे हूँ तो बहुत से लोग तो जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय देने के बाद एक सेकेंड रुकिएगा, आपको रोकना चाहती हूँ। दिव्या संजीत सिंह, साबिर परवेज जी ममता की कलम से, इट मीन्स कोई हैं जो लिख रहे हैं, नाम नहीं शो रहा है। मीना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर एलबी तिवारी एक्स जी, मीना श्रीवास्तव जी, मीना सिंह शिखा गर्ग जी, और बहुत सारे लोग, सैयद साबिर परवेज भाई, मीनू अग्रवाल जी, प्रमोद भाई पीके तिवारी जी, शेष मणि शर्मा जी, ममता सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। सारे मनीषी यहाँ पर आपको सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, और आखिर में मैं आपकी एक कविता सुनकर पटल को और इस साक्षात्कार को विराम दूंगी। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। तो दोस्तों, एक जो परिचय मैं अपना देता हूँ, एक छोटा सा परिचय, उसके बाद चंद पंक्तियां कविता की आपके सामने रखूंगा, और उसी के साथ विदा भी लेना चाहूंगा मेरी जो है वो। और ये चाहूंगा दोस्तों कि ये जो हमारा हंगामा 2022 हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़े। और यदि आप में अभी हमारे पास फरवरी के कुछ ही स्लॉट्स बचे हैं, जनवरी हमारा पूरा बुक हो चुका है, फरवरी में केवल 4-5 स्लॉट हमारे पास है। तो यदि कोई ऐसे हैं हमारे साहित्यकार जो अपनी टीम बना करके हमारे साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो वो हमारे पटल से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9140309544, मुझसे जुड़ सकते हैं, साबिर भाई से बात कर सकते हैं, ममता से बात कर सकते हैं। सब लोग मेरे पटल के जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप इन लोगों से बात करके भी हमारे पटल पे जुड़ सकते हैं अपनी टीम बना करके। तो दोस्तों, एक अपना छोटा सा साहित्यिक परिचय जो मैंने अपना बनाया है वो
चंद पंक्तियों का आपके सामने रखूंगा, उसके बाद ममता की फरमाइश पूरी करूंगा, एक रचना जरूर सुनाऊंगा और उसी के साथ आप लोगों से विदा भी लेना चाहूंगा। आपका प्यार, आपकी चाहते, आपकी इनायतें मुझे यूं ही मिलती रहे, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है दोस्तों। बाकी रुपया पैसा तो आना जाना है, जाता आता रहेगा, बस आपका चाहते। मैं चाहता हूँ जिस दिन इस दुनिया से जाऊं, आपकी चाहतों को समेट के अपने साथ लेके जाऊं, रहती दुनिया तक मेरे साथ ही चाहते बनी रहे दोस्तों। तो पहले एक छोटा सा साहित्यिक परिचय, उसके बाद में अपनी कविता, ध्यान दीजिएगा। न मैं गालिब का चेला, न मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। हर पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। जो पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारो मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारो मैं तो हूँ गुमनाम। और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, आप इस पटल से जुड़े, आपने मुझे सुना, ममता जी की बातों को सुना। और दोस्तों आपको वैसे भी अगर कभी भी कोई क्वेरी हो, आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमेशा मैं अवेलेबल रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी जो है मैं दिल नहीं तोड़ता, आप जब भी कभी जुड़ना चाहें तो मेरे से बेखटके जुड़ सकते हैं दोस्तों। चंद्रदेव तो दीक्षित साहब आप लिख रहे हैं, मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं और सभी साहित्यकार हैं, निश्चित का उनके चाहने वाले तो कम होंगे ही नहीं। वो तो एक ममता संदेश दीक्षित ममता सर, शोभा भाभी, ममता हमारे बहुत प्यारे प्यारे। जी। दीक्षित जी का सबसे बड़ा चाहने वाला मैं हूँ। टॉप टॉप वही फैन मैं हूँ। इसलिए बोली कि आदरणीय शोभा दीदी। आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी का टॉप फैन मैं हूँ। जी। और जी। और शोभा शोभा दीदी और दीक्षित सर के तो हम सभी फैन हैं, सभी चाहने जी वाले जी हैं। जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल। निश्चित पक्का ही है, बिल्कुल ही काट्य सत्य और है कि हम और तो कहीं ना आपके कहीं चाहने कहीं ना वाले हैं। कहीं कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद है जो मुझे शक्ति देता है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम का जो है आयोजन कर पा रहा हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों जी। आप सबके प्यार को, आप सबकी चाहतों को समर्पित है मेरी ये रचना। और इसी के साथ आप सबसे जो है विदा चाहूंगा दोस्तों। इस रचना के साथ, रचना आपको समर्पित कर रहा हूँ। अपना प्यार, अपनी चाहते, अपना दुलार यूं ही लुटाते रहिएगा, अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा दोस्तों। तो रचना आपको समर्पित है, ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं हूँ कोई शायर, मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखूं कभी, कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ, गीतों की जवानी लिखता हूँ। कभी रातों के किस्से तो, कभी रातों के किस्से तो, कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ, सुबह की कहानी लिखता हूँ। कभी सिंधु की गहराई, कभी सिंधु की गहराई, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ,
पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, कभी झरनों का आवारापन, कभी झरनों का आवारापन, कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ, दरिया की रवानी लिखता हूँ। यादों में तुम्हारी रहूं सदा, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, इसीलिए मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। सुंदर। और पटल के उस पार गीतकार कन्हैया लाल जी, राजन श्रीवास्तव जी, मीनू अग्रवाल जी, साबिर परवेज भाई, चंद्र दीक्षित सर, गणेश प्रसाद गौतम जी और गणेश दत्त मिश्रा जी, सभी की उपस्थिति, पोएट आवारा जी और सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। लगातार आप लोगों की कमेंट्स मिल रहे, प्रमोद भाई, डॉक्टर एलवी तिवारी एक्स जी, शेषमणि शर्मा जी, ममता सिंह जी और रघुवीर चारण जी, संगीता सिन्हा जी, अरविंद श्रीवास्तव जी, राजन श्रीवास्तव जी और सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत साधुवाद वंदन करती हूँ। आप हमारे बुलाने पर इतने व्यस्तम समय में आप आज पटल पर उपस्थित हुए। अभी आपका जो है टाइम शायद क्लिनिक का हो रहा होगा और उसके साथ आज संडे है, आज संडे अच्छा है, संडे को मेरा क्लिनिक तभी आपने टाइम दे दिया ये, वरना तो ये टाइम मिलना मुश्किल होता है। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को बोलना चाहती हूँ, वाणी से खुशी वाणी से गम, वाणी से खुशी वाणी से ही गम, वाणी से ही पीड़ा वाणी से ही मरहम, वाणी ही पीड़ा वाणी ही मरहम, वाणी के आगाज में होता दमखम, वाणी के आगाज में होता दमखम, वाणी से कभी चोट न लगाए हम, वाणी से कभी चोट न लगाए हम। तो चलिए आज की इस बहुत ही मधुर शाम का यहीं पर शाम को समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं इसी पटल पर। फिर से एक बार आपके साथ हम सब मिलेंगे और 20 तारीख और 22 तारीख को 20 और 22 मुशायरे में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शब बखैर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, बहुत बहुत वंदे मातरम।